स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे द स्पेक्टेटर क्लब और मैंने उसके 3 वीडियो बना दिए थे और हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड कैरेक्टर टेम्पलर को। तो टेम्पलर को दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया था यहाँ तक, एग्रीबल तक, डिसइंटरेस्टेड एंड एग्रीबल, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी में और समझते हैं क्या होता है आगे। देखिए, एज फ्यू ऑफ हिज थॉट्स आर ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, दे आर मोस्ट ऑफ देम फिट फॉर कन्वर्सेशन। मैंने दोस्तों आपको ये भी पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार मैं पुनः पढ़ा देता हूँ। एज फ्यू ऑफ थॉट्स, क्योंकि उसके कुछ विचार, आर ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से मिलते थे। जो उसके कुछ विचार थे टेम्पलर के, वो कहाँ से आते थे? व्यापार से, व्यापार से संबंधित कुछ उसके विचार थे। इसका मतलब ये हुआ उसके कुछ विचार जो थे वो बिजनेस से आते थे। दे आर मोस्ट ऑफ देम फिट फॉर कन्वर्सेशन, और वो एक कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत के लिए बहुत ज़्यादा फिट थे। मतलब कन्वर्सेशन में उन विचारों को लाया जा सकता है। एज फ्यू ऑफ हिज थॉट्स, उसके कुछ विचार, चूंकि उसके कुछ विचार कन्वर्सेशन से बिजनेस से संबंधित थे, इसलिए उन्हें कन्वर्सेशन में लाया जा सकता है, फिट किया जा सकता है। जो टेम्पलर था उसके कुछ विचार बिजनेस से संबंधित हैं और वे कन्वर्सेशन के लिए बिल्कुल फिट थे। दे आर मोस्ट ऑफ देम फिट फॉर कन्वर्सेशन। ओके दोस्तों, फिर आगे कह रहा है, हिज टेस्ट फॉर बुक इज अ लिटिल टू जस्ट फॉर द एज ही लिव्स इन। हिज टेस्ट, टेस्ट मीन्स यहाँ पर इच्छा या इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट है फॉर बुक्स, किताबों के लिए, यानी किताबों में उसका जो इंटरेस्ट है, इज अ लिटिल टू जस्ट, बहुत कम है। फॉर द एज, उस युग के लिए, ही लिव्स इन, जिस युग में वो रहता है, अर्थात वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान की जो किताबें हैं वो उसको बहुत कम पसंद है। कहने का मतलब दोस्तों यही हुआ, जो वर्तमान में किताबें चल रही हैं, यानी मॉडर्न बुक्स हम कह सकते हैं, जो मॉडर्न्स की बुकें होती हैं उसमें उसको बहुत कम इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेता उसमें, मॉडर्न की किताबें पढ़ने में। हिज टेस्ट फॉर बुक्स, किताबों के लिए उसका रुचि या हम कहें उसका इंटरेस्ट, इज़ अ लिटिल टू, बहुत कम है। जस्ट फॉर द एज, उस युग के लिए, ही लिव्स इन, जिसमें वो रहता है। यानी अब वो रहता तो वर्तमान में है ना, तो वर्तमान की किताबें उसको कम पसंद है। वो प्राचीन की किताबें पसंद करता है, जैसे पहले की किताबें हुई, धार्मिक किताबें हुई, ये सारी चीज़ें, रीत रिवाज की किताबें, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है दोस्तों। ही हैज़ रेड ऑल, ही हैज़ रेड ऑल, उसने सब कुछ पढ़ लिया है। बट अप्रूव्स ऑफ वेरी फ्यू, लेकिन स्वीकार बहुत कम को करता है। उसने किताबें बहुत पढ़ी हैं लेकिन स्वीकार किसी किताब को नहीं करता है, मानता किसी किताब की बात को नहीं है, सराहना किसी किताब की नहीं करता है। दोस्तों, अप्रूव्स माने होता है सराहना करना या मानना। तो टेम्पलर ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं लेकिन सराहना बहुत कम ही की करता है, बहुत कम किताबों को अप्रूवल देता है। हिज फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी का मतलब होता है दोस्तों परिचय। हिज फैमिलियरिटी, उसका परिचय, विद द कस्टम्स, रीत रिवाजों से, यानी रीत रिवाजों से उसका जो भी रीत रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनसे उसका परिचय। मैनर्स, तौर तरीकों से। एक्शंस, कार्यों से। एंड राइटिंग्स ऑफ द एंशियंट, और प्राचीन काल की जो राइटिंग्स, लेख हैं, उनसे उसका जो परिचय है, मेक्स हिम वेरी डेलिकेट ऑब्जर्वर, वो उसको बहुत ही माइन्यूट, देखने वाला बना देता है, बहुत ही कोमल। डेलिकेट का मतलब बहुत सूक्ष्मता से, ऑब्जर्वर का मतलब देखने वाला, बना देता है, मेक्स हिम, बना देता है। ऑफ वॉट अकर्स टू हिम इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, और वो उस चीज़ को फिर प्रेजेंट में देखता है, जोड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ ये लाइन थोड़ी सी समझने वाली है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप एक बार में इसको समझना चाहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पक्का है।
देखिए शुरू से समझिए, मैं पहले थोड़ा सा आपको उसका सारांश बता देता हूँ, फिर मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा तो समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जो टेम्पलर है वो मॉडर्न किताबें नहीं पढ़ता है, मॉडर्न के तौर तरीके उतना वो नहीं पसंद करता है, उसे प्राचीन किताबें पढ़ना, प्राचीन लेख पढ़ना पसंद है। तो वो पुरानी कस्टम रीत रिवाजों को, मैनर्स तौर तरीकों के, एक्शन राइटिंग्स जो भी कार्य क्रियाकलाप हैं, लेख हैं, उनसे उसका परिचय है, यानी उनमें वो इंटरेस्ट लेता है और वही चीज़ें उसको वर्तमान में जोड़ देती हैं। जब वो उन चीज़ों को पढ़ता है तो देखता है कि वर्तमान में क्या वैसा ही है जो पहले था, मतलब भूतकाल की घटनाओं को वो वर्तमान से जोड़ता है, जोड़ कर देखता है। वही है ऑब्जर्वर, मीन्स देखने वाला, ऑफ व्हाट अकर्स, कि क्या होता है, टू हिम, उसके साथ, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, वर्तमान संसार में। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। हिज फैमिलियरिटी विद द कस्टम्स, मैनर्स, एक्शंस एंड राइटिंग्स ऑफ द एंशियंट, उसका कस्टम से परिचय, मैनर से परिचय, एक्शन से परिचय, राइटिंग्स ऑफ द एंशियंट से परिचय, इन सब से उसका जो परिचय है वही चीज मेक्स हिम, उसको बना देती है, अ वेरी डेलिकेट ऑब्जर्वर, बहुत सूक्ष्म देखने वाला बना देती है, अर्थात बहुत गहनता से वो देखता है सारी चीजों को। ऑफ व्हाट, उस चीज को जो अकर्स होता है, टू हिम, उसके साथ, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, वर्तमान संसार में। प्राचीन काल की चीज़ों को, प्राचीन काल के तौर तरीकों को वो प्रेजेंट में जोड़ता है और देखता है क्या जो प्राचीन काल में हो रहा था वो इस समय भी हो रहा है। ओके दोस्तों, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही इज एन एक्सीलेंट क्रिटिक, बहुत ही शानदार क्रिटिक है, बहुत ही बढ़िया क्रिटिक है। क्रिटिक मीन्स होता है दोस्तों आलोचक, जो आलोचना करे। अभी आलोचना का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ के पक्ष और विपक्ष को संतुलित अवस्था में रखता है। मतलब उसके गुण, मान लीजिए कोई लेखक है और वो किसी नेता के बारे में वर्णन कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है, तो वो लेखक जो है उस नेता के गुणों अवगुणों को बराबर मात्रा में संतुलित करेगा, तो ये हो गया उसकी आलोचना करना। तो ये जो था टेम्पलर, ही इज़ एन एक्सीलेंट क्रिटिक, बहुत ही बढ़िया क्रिटिक, आलोचक था, बहुत ही बड़ा आलोचक था, महान आलोचक था। एंड द टाइम ऑफ द प्ले इज हिज आवर ऑफ बिजनेस, एंड और द टाइम ऑफ द प्ले, खेलने का समय, इज हिज आवर ऑफ बिजनेस, उसके काम करने का समय होता था। यानी वो जो खेलता था वही उसके, समझ लो, काम कर रहा है, अर्थात उसे कोई काम नहीं होता था, उसका खेलने का समय ही उसका काम करने का समय होता था। एंड द टाइम ऑफ द प्ले, उसका जो खेलने का समय है, इज, वो होता है हिज आवर ऑफ बिजनेस, उसके खेलने का समय, यानी उसके जो, उसको जो, वो जो खेलता है वही उसका काम करने का टाइम है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, अर्थात वो कोई काम वगैरह नहीं करता है, समझ लीजिए, उसका जो खेलने का समय है वही काम करने का समय होता है। द टाइम ऑफ द प्ले, खेलने का समय, इज होता है हिज, उसका, आवर, टाइम ऑफ बिजनेस, व्यापार करने का, नहीं, काम करने का, व्यापार करने का जो उसका समय होता है वो कब होता है, खेलने के समय। एग्जैक्टली एट 5, पूरे एकदम 5 बजे, ही पाजेस, वो गुजरता है, थ्रू न्यू इन, न्यू इन से होकर, न्यू इन एक स्थान का नाम है दोस्तों, वहाँ से वो ठीक 5 बजे गुजरता है। क्रॉसेस थ्रू रसल कोर्ट, और रसल कोर्ट को पार कर देता है, मतलब रसल कोर्ट भी एक स्थान का नाम है। यानी न्यू इन से गुजरता है और रसल कोर्ट को पार करता है। एंड टेक्स अ टर्न, और एक मोड़ लेता है, एट विल्स स्टिल, विल्स पर, विल्स भी एक स्थान है, वहाँ पर वो एक मोड़ लेता है, टिल द प्ले बिगिंस, और फिर वो पहुँच जाता है जहाँ पर खेल शुरू होता है। मैंने क्या बताया,
कि वो ठीक 5 बजे न्यू इन से निकलता है, वहाँ से रवाना होता है, गुजरता है, रसेल कोर्ट को क्रॉस करता है, पार करता है, एंड टेक्स ए टर्न, और एक मोड़ लेता है, टर्न लेता है, और कहाँ पहुँच जाता है, विल्स। विल्स एक स्थान का नाम है, वहाँ पहुँच जाता है। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है देखता है वहाँ पर खेल स्टार्ट हो गया, द प्ले बिगिंस, खेल स्टार्ट हो जाता है। ही हैज़ हिज शूज रब्ड, उसने अपने जूते को पॉलिश कर लिया है। हिज पेरिविक पाउडर्ड, और अपने जो विग है, जो नकली बाल होता है उसको विग बोलते हैं, उसमें पाउडर ऑर्डर बढ़िया लगा लिया है। एट द बार्बर्स, बार्बर के दुकान से, एज यू गो इन टू द रोज, जैसा कि आप लोग भी जाते हैं बार्बर के दुकान में, वैसे वो भी जाता है, बढ़िया एकदम चमका लिया अपने बाल वाल को। इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द ऑडियंस, और ये ऑडियंस के लिए बहुत बढ़िया होता है। व्हेन ही इज एट प्ले, जब वो गेम खेलता है, मतलब जब टेम्पलर गेम खेलता है तो बहुत ही शानदार गेम खेलता है, बहुत ही बढ़िया खेल खेलता है। और ये ऑडियंस, जो वहाँ जनता बैठी होती है, देखने वाले दर्शक होते थे, उनके लिए बहुत ही आकर्षक होता था, बहुत ही शानदार। फॉर द एक्टर्स हैव एन एम्बिशन टू प्लीज हिम, क्योंकि उसके अंदर लोगों को खुश करने का एक एक्टर छुपा हुआ है। फॉर द एक्टर्स हैव एन एम्बिशन टू प्लीज हिम, एम्बिशन का मतलब लक्ष्य, क्योंकि उसका जो लक्ष्य होता है टेम्पलर का, यही होता है कि मैं अपने खेल से लोगों को खुश करूं। तो जब वो खेलने पहुंचता है तो लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा सेकेंड कैरेक्टर कंप्लीट हुआ, और अब हम लोग को पढ़ना है तीसरा कैरेक्टर, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज नहीं, चलिए आज ही शुरू कर देते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको रोकेंगे। देखिए, हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है वो है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। थर्ड कैरेक्टर क्या है, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। तो द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसिडरेशन इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसिडरेशन इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। देखिए, कंसिडरेशन का मतलब होता है लिहाज से या ध्यान से। इस लिहाज से जो हमारा थर्ड या हम कहें नेक्स्ट कैरेक्टर है वो कौन है, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसिडरेशन, जो अगला व्यक्ति है वो कौन है, हमारा सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। इस लिहाज से जो हमारा अगला व्यक्ति है या अगला कैरेक्टर है वो कौन है, इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, वो हमारा सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट है। यानी कि थर्ड कैरेक्टर कौन है, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। मैंने आपको पहला बताया सर रॉजर डी कावर्ली, दूसरा टेम्पलर, तीसरा सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। ए मर्चेंट ऑफ ग्रेट इमिनेंस इन द सिटी ऑफ लंदन। ए मर्चेंट ऑफ ग्रेट एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब प्रसिद्ध, ग्रेट का मतलब महान, मर्चेंट का मतलब व्यापारी। इन द सिटी ऑफ लंदन, यानी लंदन के शहर का, जो लंदन शहर है वहाँ का वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी है। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट कौन है, हु इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट इज अ मर्चेंट ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, इज द ग्रेट मर्चेंट ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन, यानी लंदन सिटी के बहुत ही महान व्यापारी हैं कौन, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। ए पर्सन ऑफ इनडिफैटिगेबल इंडस्ट्री। इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला, इंडस्ट्री का मतलब परिश्रमी व्यक्ति, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला परिश्रमी है, कभी ना हार मानने वाला, कभी भी हार नहीं मानता किसी चीज़ से। ए पर्सन ऑफ इनडिफैटिगेबल इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति है वो। स्ट्रॉन्ग रीज़न, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न का, रीज़न मीन्स उसका जो तर्क है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि तीव्र बुद्धि वाला है। एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, और महान अनुभव वाला है, बहुत बड़ा उसको अनुभव भी है। हिज नोशंस ऑफ ट्रेड आर नोबल एंड जीनियस। हिज नोशंस ऑफ ट्रेड आर नोबल एंड जनरस,
नोबल एंड जनरस दोनों का मतलब होता है उदार, अच्छा, नेक। हिज नोशंस, उसका जो विचार है, ऑफ ट्रेड, व्यापार का, यानी व्यापार से संबंधित जो उसके विचार हैं, आर नोबल एंड जनरस, बहुत ही नोबल और जनरस हैं, बहुत ही नेक विचार हैं, उदार विचार हैं। एंड और अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। हम इसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे जोड़ेंगे एंड से। तो एज एवरी रिच मैन हैज़ यूजली सम स्लाई ऑफ वे ऑफ जस्टिंग विच वुड मेक नो ग्रेट फिगर वर ही नॉट रिच मैन। देखिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए सारांश, फिर मैं इसको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। देखिए कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो अमीर तो होते हैं, अमीर होते हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। वो आप देखेंगे कि वो बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं और साइकिल से चलते हैं, भले ही उनके पास कार हो, गाड़ी हो दुनिया भर की, लेकिन और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। का हो रामलाल, कैसे हो, मतलब जॉली नेचर के होते हैं, थोड़ा सा खुश मिजाज के, अपने को मतलब गर्व, अपने आप पर घमंड नहीं करते, अभिमान नहीं करते हैं, कुछ ऐसे अमीर होते हैं। ओके दोस्तों, इतना आप समझ लीजिए। अब इस लाइन को समझाएंगे तो समझ जाएंगे आप। ये ध्यान रखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर होने पर भी घमंड नहीं करते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, हंसमुख होते हैं, थोड़ा सा खुश मिजाज होते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते अपने पैसे का। अब देखिए हम लोग समझते हैं इसको। एंड इसे यहाँ छोड़ देते हैं, अभी हम जोड़ेंगे बाद में, पहले हम ब्रैकेट वाला पढ़ लेते हैं जो एक्स्ट्रा होता है। एज एवरी रिच मैन, जैसा कि प्रत्येक अमीर आदमी, हैज़ यूजली सम स्लाई वे ऑफ जस्टिंग। स्लाई वे ऑफ जस्टिंग का मतलब थोड़ा सा खुश मिजाज, सम का मतलब कुछ, स्लाई का मतलब थोड़ा सा, वे ऑफ जस्टिंग का मतलब मजाकिया टाइप का। जैसा कि जो कुछ अमीर लोग होते हैं वो थोड़ा सा मजाकिया टाइप के होते हैं। विच वुड मेक, जो उन्हें बना देता है, नो ग्रेट फिगर, बहुत बड़ा आदमी नहीं, जो उन्हें बहुत बड़ा आदमी नहीं बनाता है, वर ही नॉट रिच मैन, कि वो एक बहुत बड़े आदमी नहीं है। ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा यहाँ समझिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत लोग जॉली नेचर के होते हैं, और उनका वो जॉली नेचर क्या उन्हें बहुत बड़ा आदमी नहीं बनाता है, हालांकि वो आदमी बड़े होते हैं। तो वही कह रहा, विच वुड मेक नो ग्रेट फिगर, उन्हें बहुत बड़ा नहीं बना देता है, वर ही नॉट रिच मैन, हालांकि वो रिच आदमी होते हैं, लेकिन वो उनको ऐसा नहीं लगता है कि वो रिच हैं। वर ही नॉट रिच मैन, ऐसा लगता ही नहीं कि वो रिच मैन है। आप देखिए, आप इसको एंड से जोड़िए। एंड ही कॉल्स द सी, वो समुद्र को कहता है। अब आ जाइए अपने लाइन पर। सर एंड्री फ्रीपोर्ट, एंड ही कॉल्स द सी द ब्रिटिश कॉमन, यानी कि जो सर एंड्री फ्रीपोर्ट है वो समुद्र को क्या कहते हैं, ब्रिटिश कॉमन कहते हैं। एंड ही कॉल्स द सी द ब्रिटिश कॉमन, वो समुद्र को ब्रिटिश कॉमन के नाम से बुलाते हैं। ओके दोस्तों, अब समझ में आया होगा। देखिए, ही इज एक्वेंटेड विद कॉमर्स, एक्वेंटेड का मतलब परिचित होना। ही इज एक्वेंटेड विद कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब वाणिज्य, व्यवसाय। ही इज एक्वेंटेड, वो परिचित हैं, विद कॉमर्स, व्यवसाय से, वाणिज्य से, वे वाणिज्य से परिचित हैं। इन ऑल इट्स पार्ट्स, और उसके सभी भागों से भी परिचित है, मतलब पूरी तरीके से। इन ऑल इट्स पार्ट का मतलब व्यवसाय के सभी भागों से वो परिचित है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवसाय से संबंधित जो भी जानकारी है उनको पूरी जानकारी आती है, मालूम है। एंड विल टेल यू, और तुम्हें वो बता देंगे, दैट की इट इज ए स्टूपिड एंड बार्बरस वे टू एक्सटेंड डोमिनियन बाय आर्म्स। एंड विल टेल यू, और वो तुम्हें यही बताएंगे, दैट कि इट इज ए स्टूपिड एंड बार्बरस वे, कि ये बहुत ही घटिया, मूर्खतापूर्ण और असभ्य तरीका है, टू एक्सटेंड, बढ़ाना, डोमिनियन का मतलब साम्राज्य, बाय आर्म्स, हथियारों के बल पर।
वो आपको यही जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको यही बताएंगे कि भैया हथियारों के बल पर अपने साम्राज्य को मत बढ़ाओ, ये मूर्खतापूर्ण और असभ्य कार्य है। किसी देश को अगर आपको जीतना है तो उसको हथियारों से ना जीतो। एंड विल टेल यू, आपको यही बताएंगे दैट कि इट इज अ स्टूपिड एंड बार्बरस वे, कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण और असभ्य तरीका है टू एक्सटेंड, बढ़ाने का, डोमिनियन मतलब साम्राज्य को या अपने प्रभुत्व को, बाय आर्म्स, हथियारों के द्वारा। फॉर, क्योंकि ट्रू पावर इज टू बी गॉट बाय आर्ट्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि जो वास्तविक शक्ति होती है वो इसमें होती है कि आप किसी चीज को आर्ट्स और इंडस्ट्री के द्वारा जीतें। गॉट का मतलब पाए यानी जीतें। इज टू बी गॉट, फॉर क्योंकि द ट्रू पावर इज, वास्तविक शक्ति ये है, सच्ची शक्ति ये है, टू बी गॉड की प्राप्त किया जाए, बाय आर्ट्स कलाओं के द्वारा, एंड इंडस्ट्री और मेहनत के द्वारा। इंडस्ट्री का मतलब व्यापार के द्वारा, मेहनत के द्वारा। भाई किसी देश को जीतना है तो हम उसे हथियारों से ना जीतें, हम उससे व्यापार करें, अपनी कला संस्कृति का वहाँ प्रभाव बताएं लोगों को, इससे हम उस देश को जीत सकते हैं। अपनी कला संस्कृति परंपराओं का वहाँ पर आदान प्रदान करें, उससे हम व्यापार करें, इस तरह से हम दूसरे देश को जीत सकते हैं। सच्ची शक्ति यही है, असली पावर यही है। लेकिन आजकल तो लोग शक्तियों से एक दूसरे देश को जीतना चाहते हैं। तमाम तरह के परमाणु बम बनते जा रहे हैं, एक ना एक दिन तो फूटना ही है। जब बन रहे हैं तो फूटेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि उसको दिवाली में जलाने के लिए वो बना रहे हैं। अब कब फूटेंगे ये निश्चित नहीं है। फिर आगे कह रहा, ही विल ऑफन आर्ग्यू दैट, वो आगे ये भी कहेगा, ऑफन का मतलब बहस करना यानी कि कहना, वो आगे आपको यह भी बताएगा दैट कि इफ दिस पार्ट ऑफ आवर ट्रेड, यदि ये तरीका हमारे व्यापार का, वर वेल कल्टिवेटेड, बहुत अच्छा हो जाता है, उग जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट कहते हैं, अगर ये जो तरीका है कला और संस्कृति से और व्यापार से जीतने का देश को, अगर ये तरीका हमारा आगे बढ़ जाता है, वही कह रहा है, इफ दिस पार्ट ऑफ आवर ट्रेड, यदि हमारे व्यापार का ये तरीका वर वेल कल्टिवेटेड, बहुत फलता फूलता है, आगे बढ़ता है, वी शुड गेन, तो हम प्राप्त करेंगे, फ्रॉम वन नेशन, एक देश, एंड इफ अनदर, और फिर अगला, फ्रॉम अनदर, और फिर अगला, एक एक करके हम हर देश को जीत लेंगे अगर हमारा ये तरीका आगे बढ़ गया, कला और संस्कृति वाला और मेहनत वाला। ये तरीका जो है देशों को जीतने का, अगर ये हमारा आगे बढ़ गया, कल्टीवेटेड हो गया, फल फूल गया, तो हम बहुत से देशों को एक एक करके जीत लेंगे। आई हैव हर्ड हिम, रिचर्ड स्टील कहते हैं, आई हैव हर्ड हिम, मैंने सुना है। रिचर्ड स्टील किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर? सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। रिचर्ड स्टील कहते हैं, आई हैव हर्ड हिम प्रूव, मैंने उसको ये साबित करते हुए सुना है, ये सिद्ध करते हुए सुना है, दैट की डिलीजेंस मेक्स मोर लास्टिंग एक्विजिशंस, जो मेहनत है, डिलीजेंस है, मेक्स बना देती है, मोर अधिक, लास्टिंग हमेशा रहने वाली, एक्विजिशंस मतलब उपलब्धि, जो मेहनत है वो हमेशा रहने वाली उपलब्धि को बना देती है। मतलब अगर हम मेहनत से कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो बहुत समय तक रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। देन वेलर, ताकत की अपेक्षा, वेलर का मतलब होता है ताकत या हथियार हम भी कह सकते हैं। ताकत मीन्स यहाँ पर हथियार, यानी हथियारों की अपेक्षा, ताकत की अपेक्षा अगर हम मेहनत का प्रयोग करें, परिश्रम करें, तो उससे जो उपलब्धि हासिल होगी वो बहुत लंबे समय तक रहेगी। एंड दैट स्लॉथ,
और अगर हम मेहनत नहीं करते हैं, आलसी बन जाते हैं, एंड दैट स्लॉथ, तो वो आलसपन, वो आलस, स्लॉथ का मतलब आलस, एंड दैट स्लॉथ, और वो आलस हैज ruined, बर्बाद कर देती है, मोर नेशंस, अधिकांश देशों को, देन द स्वॉर्ड, तलवार की अपेक्षा। आप जानते हैं कि तलवारों की अपेक्षा देश को कौन बर्बाद करता है? आलस। अगर किसी देश के लोग आलसी हैं, किसी देश के लोग आलसी हैं, तो फिर उस देश को तलवार से बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। अगर तलवार से, हथियारों से कोई देश बर्बाद होता तो आज जापान अस्तित्व में ना होता। आप जानते हैं कि अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए। जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में। अमेरिका ने एकदम जापान को तहस नहस कर दिया था, लेकिन जापान के लोग मेहनती थे, उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, और आज दुनिया में मजबूत देशों की लिस्ट में उसका 4था से 5वां स्थान है। भारत आज उससे बुलेट ट्रेन चलाने की टेक्नोलॉजी उधार लेता है, कर्ज लेता है, कहीं ना कहीं भारत टेक्नोलॉजी में उससे पीछे है। तो अगर वास्तव में हथियारों से देश बर्बाद किया जा सकता था तो जापान तो बर्बाद हो गया था, लेकिन क्यों नहीं बर्बाद हुआ? क्योंकि वहाँ के लोग मेहनती हैं। यानी कि मेहनत से अगर आप कमाएंगे, खाएंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका देश कभी भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर आप आलसी बनेंगे तो फिर आपको तलवार की, औजारों की ज़रूरत नहीं, आप खुद ब खुद आपका देश बर्बाद कर देंगे। ओके दोस्तों, ही अबाउंड्स इन सेवरल फ्रूजल मैगजिम्स का मतलब छोटे छोटे मुहावरे, कहावतें। ही अबाउंड्स इन, वो देता है, सेवरल फ्रूजल मैगजिम्स, छोटे छोटे कुछ कंजूसी वाले मुहावरे देता है, बताता है। फ्रूजल का मतलब कंजूसी वाले, मैगजिम्स का मतलब मुहावरे। वो कुछ छोटे छोटे कंजूसी वाले मुहावरे भी बताता है। अमंगस्ट विच द ग्रेटेस्ट फेवरेट इज, जिनमें से जो सर्वाधिक फेवरेट है वो कौन सा मुहावरा है? ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी गॉट, एक पेनी बचाना एक पेनी कमाना है। ए पेनी का मतलब पैसा, एक पैसा। ए पेनी सेव्ड यानी एक पैसा बचा लेना, इज है ए पेनी गॉट, एक पैसा पा लेना। यानी रिचर्ड स्टील कहते हैं यहाँ पर कि सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट का एक बहुत ही अच्छा कहावत है, मुहावरा है कि एक पैसा यदि आप बचा लेते हैं तो समझ लीजिए एक पैसा आपने कमा लिया है। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी गॉट, यानी एक पैसा बचा लेना एक पैसा कमा लेने के बराबर होता है। ओके दोस्तों, तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।